मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने बोला भी था कुछ स्टूडेंट्स को, तो पर्सनली भी बोला था कि जो पेपर आप देते हो उसका क्वेश्चन वाइज एनालिसिस जो है वो किस तरीके से किया जाए। आप में से कई स्टूडेंट एनालिसिस कर रहे थे, तो पेपर को एनालाइज करने का, जैसे अभी मैं क्लियरली बात कर रहा हूँ जेईई मेन 2020, तो जेईई मेन 2020 में पेपर का एनालिसिस जो है वो किस तरीके से करना चाहिए प्रॉपर ढंग से, उससे क्योंकि बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि आप कैसे उसको एनालाइज करते हो और कैसे रेक्टिफाई करते हो। तो अभी मैं आपको लगभग 5-10 मिनट में यही बताने वाला हूँ, ठीक है ना। ये तो अपन ने कर लिया, नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट क्लास में अपन क्या कर लेंगे, थोड़ा सिन एडिशन, एंटी एडिशन, वैसे वो उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री जेईई मेन में नहीं है तो विल सी, लेकिन एल्काइन का और क्वेश्चंस और सारे क्वेश्चंस, और नेक्स्ट टाइम अपन सीपीपी डीपीपी सब एक साथ आपको मिल जाएगी, एवरीथिंग जो भी हाइड्रोकार्बन का है, ठीक है। अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने शुरू कर दो, अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने शुरू कर दो, है ना। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, हाँ। सो इन टुडेज क्लास बेसिकली आई विल शेयर इट विद यू द राइट वे, द बेस्ट वे टू एनालाइज क्या पेपर को कैसे एनालाइज करें। जेईई मेन के स्पेसिफिक बात कर रहे हैं जिससे आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो सके। वो एनालाइज कैसे करते हैं अभी तक मैंने कभी इस बारे में बात नहीं की, थोड़ा बहुत बताया, लेकिन थोड़ा डिटेलिंग में बता दूं तो आई थिंक इट विल वर्क, ठीक है। कभी उसके बारे में डेप्थ में एनालिसिस नहीं हुआ। तो देखो बात यह है, जब अपना स्कोर स्टेगनेंट हो जाता है, जैसे मान लो जितना भी आ रहा है आपका, वट एवर बी योर स्कोर इज, वो स्टेगनेंट हो गया, 90 हो गया, 100 हो गया, 120, 150, 180, 200, जितना भी, लगभग अगर वो एक रेंज में आ गया, इसका मतलब यू आर मेकिंग द सेम मिस्टेक्स एवरी टाइम, अगेन एंड अगेन, सिमिलर मिस्टेक आपकी बार बार हो रही है। अगर वो मिस्टेक्स ही आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तभी आपका स्कोर कांस्टेंट रहेगा, यानी हर बार आपका ओवरऑल वही गलतियां बार बार होंगी। तो सबसे पहले गलतियां आइडेंटिफाई करना है हमारा काम, और सेकंड काम हमारा क्या है, उनको ठीक करना। दोनों प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि गलतियां तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं पर फिर सोचते हैं अगले पेपर में सही कर लेंगे, पर ऐसा नहीं होता, फिर से गलतियां हो जाती हैं। थोड़ी बहुत तो होंगी लेकिन ज़्यादातर रेक्टिफाई नहीं होती, बहुत सिली मिस्टेक हो जाती है फिर से। क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो पहले तो मैं एनालिसिस बताऊंगा कैसे करते हैं, फिर रेक्टिफाई करने के प्रोसेस में क्या कमी रहती है वो भी मैं बताऊंगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि मैं सोच रहा था पहले तो आप सबको इंडिविजुअली अलग अलग बुलाऊं, फिर इट इज़ टाइम टेकिंग, काफ़ी टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचा एक बार बता ही देता हूं सभी को ढंग से, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन देख रहे हैं उनको तो पता लग ही जाएगा, ठीक है। सो देखो यार, बात ऐसी है, मैं हमेशा क्लियरली बताता हूँ कि जैसे आपने पूरा पेपर है अपना, ठीक है, एज्यूम करते हैं एक बार के लिए कि आपने भाई इसमें से मान लो 250 का अटेम्प्ट कर लिया, मान लो एक बार के लिए 250 का किया, एग्जाम्पल है आपका जो भी है, मैं डेमो एनालिसिस आपको दिखा रहा हूँ करके। पहली चीज़ 50 का, तो ये जो पार्ट है ये हो गया अटेम्प्टेड, और ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या हो गया, अनअटेम्प्टेड। दोनों का एनालिसिस करना है। सबसे पहले कर लो अनअटेम्प्टेड का या इसका, आपकी मर्जी। मान लो आपका स्कोर आ रहा है, एक बार के लिए मान लेते हैं 150 स्कोर आया, मान लेते हैं, ठीक है, 150 स्कोर आया, तो कितने मार्क्स, 100 मार्क्स गए आपके। पहले तो वो क्यों गए उसका क्वेश्चन वाइज एनालिसिस करना है। सबसे पहली चीज़ आपको प्रॉपर एक रजिस्टर बनाना है, या पेपर्स भी यूज़ कर सकते हो जिसको आप देख सको दोबारा से कि यार मेरी क्या क्या गलतियाँ थी, और जब अगला एग्जाम हो उससे पहले उसको देख के जाना होगा। पूरा पेपर पूरा सब रखना, उसमें समझ नहीं आएगा आपको कि कहाँ पे क्या गलती थी। तो पेपर आपके पास अलग से सॉफ्ट कॉपी है जैसे भी है, उसके अलावा क्वेश्चन, जैसे मान लो उसमें अपने कि टोटल 25 क्वेश्चन है जिसको मुझे एनालाइज करना है, या 30 क्वेश्चन है, हो सकता है उसमें से 50 नंबर है, लगभग कितने क्वेश्चन हो गए और हम 12, एक बार के लिए 12 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप नहीं कर पाए। उसमें 12 क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन नंबर के साथ, जैसे एक क्वेश्चन इसलिए नहीं किया, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 नहीं हुआ आपसे, आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, मतलब प्रॉपर छोड़ दिया, या सॉर्ट ऑफ क्यों छोड़ दिया भाई, क्या प्रॉब्लम थी, आप उसमें लिखोगे टाइम की कमी थी, ठीक है। जो टाइम की कमी थी उसको कैसे इंप्रूव करेंगे भाई, सीधी बात है, अगली बार स्पीड से करोगे। स्पीड से कैसे करोगे, कंसेप्चुअल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, क्वेश्चन सही सेलेक्ट करना है, वैसे क्वेश्चन पता लगे इनमें से आपने उन क्वेश्चन पे टाइम दिया जो एक्चुअली होने के चांसेस कम थे और गलत कर दिए, और जो होने के चांसेस थे उन पे आपने टाइम नहीं दिया, यानी सेलेक्टिंग द राइट क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कला होती है जो समय के साथ आती है, समझ रहे हो। तो यानी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और गलती क्या हो सकती है, गलती का एग्जाम्पल तो जैसे मान लो 8th नहीं हुआ, चैप्टर ही नहीं आता था, नहीं आता था मेरे को, ठीक है भाई, ये एक अलग गेम हो गया, आता ही नहीं है। अब दिन अपने पास कितने बचे, कितने बचे हैं बोलो, 30 डेज मान ले, 30 डेज बचे हैं, तो उसमें अपने को भाई बहुत ज़्यादा जो जो कर सकते हैं प्रैक्टिकली, इजी चैप्टर तो कर लो,
क्योंकि ईजी हो या डिफिकल्ट हो, जो चैप्टर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है उसको आप सडनली अच्छा नहीं कर सकते। जो आपके लिए 2 साल से या 3 साल से डिफिकल्ट है वो अब एकदम से सडनली अच्छा कैसे हो जाएगा। तो पॉइंट इज दैट वो ऐसे क्वेश्चन होंगे कि जो आप शायद अब सही नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट कर लो, कोई बात नहीं, अपना एक टारगेट रेंज होता है वो अपना पूरा हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन क्वेश्चन को पढ़ा, पहली बार जब पढ़ा तो टफ लगा, छोड़ दिया, इस तरह का भी हो सकता है। तो तरह तरह का वो लिखो, रीजन लिखो। फिर पहली बार इन चीज़ों में टाइम लगेगा, ढंग से कोई नहीं करता है। आई हैव सीन मैनी कॉपीज, उतना ढंग से किसी ने नहीं किया हुआ, करते हैं लेकिन बच्चे, पता है आपको, करते हैं, ठीक है। इधर भी अब जो ये 100 नंबर आपके गए, गलती किस किस तरह की हुई, हर क्वेश्चन वाइज लिख लो। एक बार टाइम लगेगा, हो सकता है आपको 2 घंटे 3 घंटे लग जाए पहली बार में, लेकिन उससे जो आपको हेल्प मिलेगी आप सोच नहीं सकते। हो सकता है आपकी 2 या 4 दिन की पढ़ाई से भी वो 2-3 घंटे लगाए हुए बेटर फायदा दें। अब ये आपने क्वेश्चन वाइज एनालिसिस लिख लिया, कर लिया, लिखने के बाद अब आपको सोचना है कि मैं इसको ठीक कैसे करूंगा। पहली चीज कि आप हर चीज को ठीक कर सकते हो, नहीं कर सकते, हर चीज को ठीक नहीं कर सकते। कैसी कैसी चीज ठीक कर सकते हो, क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया था, पूछा था करेक्ट बता दिया, इनकरेक्ट या इनकरेक्ट था करेक्ट कर दिया, गॉट इट। यानी इसका मतलब क्या है, जब मैं रेगुलर अटेम्प्ट करूंगा, घर पे जब प्रैक्टिस करूंगा तो लगातार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने की आदत डालूंगा। समझ रहे हो ना, रेगुलर से काम चलेगा। याद रखना, हम सोचते हैं एकदम से अगले एग्जाम में सही कर देंगे, नहीं होगा कि मैं उस दिन जाके क्रांतिकारी बनूंगा, नहीं होगा, रोज करना पड़ेगा। उसके लिए आप सभी जानते हो जो अपनी ऐप है उसमें टाइम बाउंड प्रैक्टिस इज अ वेरी गुड थिंग। लिमिटेड 10 क्वेश्चन ले लिए, 20 ले लिए, 30 ले लिए, 25 ले लिए, 25 का भी ऑप्शन दिया हुआ है उसमें, तो इसीलिए तो दिया हुआ है ताकि 25 की आदत बन जाए। 1 आवर का टाइम बाउंड प्रैक्टिस उस चैप्टर की कर लो, उससे अंदाजा लग जाएगा कि क्वेश्चन कहीं मिसरेड तो नहीं कर रहे, क्या हुआ, उससे ही शुरू करो ना। यानी जब इस एनालिसिस को आप हर रोज सही करोगे कि यार अब इस तरह की मिस्टेक मेरे से नहीं होती, कैलकुलेशन एरर मुझसे नहीं होते। मान लो आपने कैलकुलेशन एरर किया हुआ है, 2-3 क्वेश्चन आपने उससे लूज कर दिए। सोचो 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन होते ही 10 नंबर गए, 2 क्वेश्चन गड़बड़ होते ही 10 नंबर एकदम से। सोचो तो कितना मैटर करता है। जब आपके लिए एक मार्क्स मैटर करता है तो एनालिसिस भी उस लेवल का करके देखो ना। अगर आपका ड्रीम है कि उस लेवल का स्कोर अचीव करना है तो एनालिसिस भी वैसा करो। और दूसरी बात, एनालिसिस भी कर लिया तो रेक्टिफिकेशन वो कैसे होगा उसका मैंने बता दिया आपको सोल्यूशन। टाइम बाउंड प्रैक्टिस, टाइम बाउंड प्रैक्टिस 2 तरीके से कर सकते हो, ऐप से कर सकते हो, वो सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि टाइम उसमें अपने आप खत्म हो जाएगा। खुद रखोगे ऐसे, कॉपी उसमें से कर रहे होगे क्योंकि तो वो उतना इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो नहीं, जो भी गलती आपने की है अब उसमें, जैसे मान लो कोई चैप्टर वीक है, मल्टीपल चैप्टर वीक आपने देख लिया कि ये तो कमज़ोर है, कुछ ऐसे हैं जो आते ही नहीं है, तो जो आते ही नहीं है अब नहीं भी कर सकते, छोड़ दो उसको फिर। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि कितना पार्ट है जो सही कर सकते हो। यू विल बी फैसिनेटेड टू सी कि यार इसमें से तो पता लगे 60 नंबर बढ़ सकते हैं, 70 बढ़ सकते हैं। अब 60-70 एक दिन में नहीं बढ़ेंगे, वो जब आप 30 दिन तक 30 डे तक लगातार एनालिसिस को सही करोगे तब जाके आपके 70 का पोटेंशियल है ना बढ़ने का, तब जाके 40 मार्क्स बढ़ेंगे जब रोज आप उसमें एफर्ट लगाओगे। हम क्या सोचते हैं, इस बार गलती एनालिसिस किया अगली बार सही कर दूंगा, नहीं होता। सिर्फ ये एनालिसिस से, इसलिए ज़्यादातर का एनालिसिस बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करता। कुछ तो गलतियां मिनिमाइज होती हैं फिर भी उतना सही स्कोर रहता है। आई थिंक ऐसा रिलेट कर पा रहे होगे, काफ़ी के साथ होता है। क्यों? क्योंकि बीच वाला जो समय था उस समय हमने कुछ किया ही नहीं, फॉलोअप ही नहीं लिया, बस देख लिया हाँ ये गलती हुई, बस ठीक है अब क्या करें, उससे कहाँ कुछ होगा। यानी द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज द गैप, द टाइम गैप बिटवीन द एनालिसिस एंड द नेक्स्ट एग्जाम। आप बीच में मेहनत करोगे, हमेशा ध्यान में रखोगे कि ये गलतियां मुझे नहीं करनी, और फिर जब अगला एग्जाम आएगा फिर करो एनालिसिस, फिर देखोगे यू विल सी द रिजल्ट इन द नेक्स्ट एग्जाम ओनली। कुछ तो मिस्टेक पहले से जो पहले आती थी, आप पैटर्न देखोगे कि वो पैटर्न पहले से कम हो गया। पहले कैलकुलेशन एरर हो रहे थे, अब कैलकुलेशन एरर पहले से कम हो गए हैं। पहले मिसरीडिंग होती थी क्वेश्चन की, पहले से कम हो गई, मार्क्स बढ़ने शुरू हो गए। जैसे ही आपको वो 10 नंबर 20 नंबर बढ़ते हुए दिखेंगे, आपको ये मेथोडोलॉजी समझ में आएगी कि यार ये तो कितनी अमेजिंग है। पर द मेन थिंग इज एप्लीकेशन। हर स्टूडेंट इसको उतना अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाता। तो यार हर एक की रैंक थोड़ी ना आती है, पर मेरा काम है आप सभी को बताना। मैंने बताया इसको आप अप्लाई करो, क्योंकि मैं हर एक का इंडिविजुअली नहीं देख सकता हूं, इसलिए मैंने आपको सबको एक साथ बता दिया कि कैसे इस स्टेज पे भी 30 डेज में भी मार्क्स आपने ड्रास्टिकली इंक्रीज कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट विदाउट स्टडिंग मच। ज्यादा नहीं पढ़ना, प्रैक्टिस करनी है, रिलेवेंट प्रैक्टिस जो हमेशा बताया है वो करते हुए, एनालिसिस करते हुए सही करते जाओ। आपको 1 हफ्ते में 10 दिन में रिजल्ट दिख जाएंगे अपने आप ही। बस इतना सा कहूंगा, ठीक है।